हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन बाय मनीषा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि विकास के सिद्धांत। ठीक है। जो ये टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बीएड में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। बीएड है, एमएड हो या फिर आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आता ही आता है, और बीएड में तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ये बनता है। इसीलिए जो ये नोट्स है ये मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक बनाए हैं, और इसमें मनोवैज्ञानिकों के थॉट या कोटेशन जो होते हैं वो भी मैंने इसमें लगाए हुए हैं, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स मिल जाए। ठीक है। इसके अलावा ये यूटेट, सी टेट, यूजीसी नेट या टीचिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। तो विकास की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है, यानी कि बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है विकास। भ्रूणावस्था से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है, यानी जीवन प्रयत्न चलती रहती है। शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सदा परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, यानी कि आज जैसा व्यक्ति है उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें सीख रहा है, उसका विकास हो रहा है ना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, विभिन्न प्रकार के उसका विकास हो रहा है। तो आज जो विकास है कल और विकास होगा, क्योंकि कल वो और चीजें सीखेगा, परसों और होगा, ऐसे ही जीवन प्रयत्न वो सीखता रहेगा। ठीक है। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं आपके विजिबल, दृष्टिगोचर, जो हमें दिखाई देते हैं, और कुछ परिवर्तन होते हैं आपके अननोन, यानी कि अज्ञात, जो हमें नहीं दिखाई देते। यानी कि कुछ ऐसे परिवर्तन या ऐसे विकास होते हैं, परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, पर क्या होता है, निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, हमें दिखाई भी देते हैं कुछ परिवर्तन, कुछ हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जीवन प्रयत्न क्या होते हैं, ये चलते रहते हैं। ये परिवर्तन एक एक कर अचानक नहीं वरन लगातार होते रहते हैं। ठीक है, एक एक कर अचानक नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी किसी भी चीज का अगर विकास हो रहा है तो अचानक से कोई विकास नहीं होता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे करके होता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई का बढ़ना, है ना, लंबाई का बढ़ना। बच्चा एक दिन में अचानक से लंबा नहीं हो जाता है ना, कोई भी बच्चा है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत लंबा हो गया एकदम से, वो ऐसा नहीं होता है। उसकी लंबाई थोड़ी थोड़ी करके रोज रोज समय के साथ बढ़ती रहती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ना, थोड़ी थोड़ी करके उसकी हाइट बढ़ती है, रोज बढ़ती है, समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। ये प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है, यानी विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी भाषा का विकास, है ना, लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो होता है। तो बच्चा पहले एक दो शब्दों को बोलना शुरू करता है। सबसे पहले तो वो तुतलाता है ना, तुतला कर बोलना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे एक एक वर्ड्स को बोलना वो शुरू करता है, एक एक दो दो शब्दों को बोलता है। फिर धीरे धीरे शब्दों की संख्या बढ़ती है, बाद में छोटे वाक्य बोलने लगता है, और आगे चलकर पूरी तरह से सही भाषा बोलने लगता है बच्चा, है ना, धीरे धीरे करके क्या करता है, भाषा बोलने लगता है, कम्युनिकेट करने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे और लगातार चलती रहती है। एकदम से नहीं होती है कि बच्चा एकदम से बोलने लग गया, कम्युनिकेट करने लग गया, नहीं। एक एक शब्दों को बोलता है, फिर शब्दों की संख्याओं को बढ़ाता है, फिर छोटे वाक्य बोलने लगता है, फिर पूरी तरह से भाषा का यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका हो जाता है। ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो सीखने का जो विकास होता है ना, लर्निंग डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, तो बच्चा शुरुआत में कम समझ पाता है चीजों को, है ना। लर्निंग डेवलपमेंट में बच्चा क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चा कम समझ पाता है चीजों को, लेकिन धीरे धीरे नई चीजें सीखता रहता है ना, नई नई चीजें बच्चा सीखता रहता है। समय के साथ उसकी समझ और ज्ञान बढ़ती रहती है ना, उसकी समझ और ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती रहती है। यह विकास एकदम से तो नहीं होता है, बल्कि लगातार और धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है? लगातार और धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। इसलिए ये निरंतर विकास का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणी अपनी जाति प्रजाति के अनुरूप ही विकास का अनुसरण करते हैं। यानी कि एक जाति के विकास में समानता देखी जाती है, जैसे मानव जाति के सभी बालकों का विकास एक ही प्रकार होगा, चाहे बालक भारत में पैदा हुआ हो, चाहे अमेरिका में पैदा हुआ हो, या किसी भी अदर कंट्री में पैदा हुआ हो, मानव प्रजाति का विकास उसके अनुरूप ही होता है।
इसके अलावा शेर का विकास उसकी तरह होता है, बंदर का विकास उसकी तरह अपनी प्रजाति के अनुसार होता है ना? ऐसा नहीं होता है कि शेर की जो प्रजाति है उसका विकास हाथी की प्रजाति की तरह हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। शेर की प्रजाति का विकास उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना? या हाथी की जो प्रजाति है उसका विकास बंदर की तरह हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हाथी की प्रजाति का विकास उन्हीं की तरह होता है, बंदर का विकास उनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग होता है, जो बर्ड्स होती हैं उनका विकास उनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग होता है। यानी पशु जगत में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उस प्रकार के परिवर्तन मनुष्य में नहीं होते हैं। तो मनुष्यों के प्रतिमान पशु पक्षियों के प्रतिमान से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है। तीसरा आता है विकास की नीति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, है ना? यानी कि मानव जाति के विकास के प्रतिमान में समानता होती है, ठीक है, समानता होती है, लेकिन विकास की गति में भिन्नता होती है। जैसे जैसे राम और श्याम दोनों 15 वर्ष के हैं, किंतु राम श्याम से शारीरिक दृष्टि से बड़ा हो सकता है, उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्यादा हो सकती है, जबकि राम बुद्धि में श्रेष्ठ हो सकता है। तो दोनों के विकास की गति क्या है? गति क्या है? समान नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ अंतर अवश्य देखने को मिलता ही है। ठीक है। ये मैंने बताया कि बालक की लंबाई, माना किसी बालक की लंबाई बढ़ जाती है, किसी की थोड़ा बाद में बढ़ती है ना? कोई पहले बोलना सीख जाता है, कोई बाद में बोलना सीखता है। सभी व्यक्ति तुतलाकर नहीं बोलते हैं, कुछ तुतलाकर बोलते हैं। कोई कम सामाजिक होता है, कोई ज्यादा सामाजिक होता है ना? तो इस तरीके से क्या होती है? इस तरीके से क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक आयु के कोई भी दो बालक में उनके रंग, आकार, स्वभाव, है ना, लंबाई हो गया, भाषाई हो गया, संवेगात्मक हो गया, शारीरिक हो गया, इन बनावट, शारीरिक बनावट के आधार पर भी क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। तो यही है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो अब बात करते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि बालक का गामक और भाषा संबंधित विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, क्रम के अनुसार ही चीजें होती हैं। जैसे जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होकर उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है। वैसे इसी प्रकार बालक सबसे पहले पलटना सीखता है, उसके बाद क्रमशः बैठना, खड़ा होना, चलना, ठीक है, और फिर दौड़ना सीख जाता है। वैसे ही भाषा की बात करें तो बच्चा पहले तुतलाकर बोलना सीखता है, फिर स्पष्ट रूप से वो बोलना सीखता है और कम्युनिकेशन उसकी बन जाती है, यानी कम्युनिकेट करना वो सीख जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? विकास का क्रम का सिद्धांत, ये क्या होता है? विकास के क्रम का सिद्धांत होता है। चलिए अब बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, है ना? सी टेट हो, यू टेट हो, यूजीसी नेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले आता है मस्तकोद्मुखी विकास, है ना? मस्तकोद्मुखी या फिर आप इसको कहते हैं सैफलोकॉर्डल डेवलपमेंट, सैफलोकॉर्डल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है? ये हमेशा बनता है सर से पैर की ओर। जो बच्चा जब भ्रूण में बनता है ना, सबसे पहले भ्रूण में जब उसका विकास होता है तो वो सिर से पैर की ओर होता है। ये बताता है कि विकास सिर से शुरू होकर पैर तक चलता है। ठीक है, यानी कि बच्चे का ना सबसे पहले मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बच्चे का जो बालक है उसका सिर बनता है, बाद में बाकी के अंग, हृदय, पैर, ये सारी चीजें बनती है। यानी कि सबसे पहले हेड बनता है, फिर बच्चे का नेक बनता है, स्टोमक बनता है, फुट बनता है, पैर बनते हैं। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर इसका डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। दूसरा आता है समीप दूराभिमुख विकास, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल, है ना, प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इस ये बनता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, यानी कि मध्य से बाहर की ओर ये दिशा जाती है, अंदर से बाहर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर ये दिशा जाती है। यानी कि बच्चे का सबसे पहले इसमें स्पाइनल कॉर्ड बनता है, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बनती है बच्चे की, है ना? ये जो डेवलपमेंट होता है दूसरा, वो अंदर से बाहर की ओर होता है। यानी कि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनती है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी बनती है, उसके बाद ही हृदय, आर्म्स, हथेली, उंगलियां, अंगूठे ये बनना शुरू होते हैं ना। यानी कि जो ये डेवलपमेंट है, सबसे
सबसे पहले सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है बच्चे का भ्रूणावस्था में, यानी कि सबसे पहले उसका हेड बनता है, माइंड बनता है, ठीक है, हेड बनता है, उसके बाद ही नीचे की ओर डेवलपमेंट होना शुरू होता है, नेक बनता है ना, आर्म्स बनते हैं, स्टोमक बनता है, और ये धीरे धीरे आपके लेग्स बनते हैं, आपके फुट बनते हैं, फिर ये चीजें बनती हैं। उसके बाद ही दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, यानी समीप दूराभिमुख विकास। ये केंद्र से बाहर की ओर होता है, मध्य से बाहर की ओर होता है, यानी कि सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी बनती है, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ही आपकी बाकी चीजें बाद, जैसे उंगलियां हो गया, पैर हो गया, है ना, हृदय हो गया, फिर हाथ बनते हैं, हाथ आर्म्स बनते हैं, हथेलियां बनती हैं, उंगलियां बनती हैं, तो अंदर से बाहर की ओर इसका क्या होता है, विकास होता है। चलिए अब बात करते हैं नियत विकासीय विकास। ठीक है, पहले के जो हमने दो पढ़े हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं वियत विकासीय विकास। इसका तात्पर्य है कि विकास पहले सरल कार्यों में दक्षता हासिल करने तथा फिर कठिन कार्यों की ओर करने से होता है। विकास का एक चरण अगले चरण की नींव करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि बच्चे का दौड़ना, है ना, बच्चे का दौड़ना। तो सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग करना सीखता है, यानी कि रेंगना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, और अंत में वो दौड़ना सीख जाता है। यानी कि सबसे पहले बच्चा बैठेगा, उसके बाद ही वो रेंगेगा, रेंगने के बाद ही वो खड़ा होना सीखेगा, जब वो खड़ा होना सीखेगा उसके बाद ही वो चलना सीखेगा, है ना। बिना खड़ा हुए वो चलना नहीं सीख सकता, इसीलिए खड़े होने के बाद ही वो चलना सीखेगा, और बिना चलना सीखे बिना वो दौड़ना नहीं सीख सकता, इसीलिए चलना सीखेगा, उसके बाद ही वो दौड़ना सीख पाएगा। ठीक है, उसके बाद ही उसको उसमें महारत हासिल हो पाएगी, यानी कि विकास का एक चरण अगले चरण की नींव रखता है। अब बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त वो चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, और अमूर्त वो चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती है ना। यानी मानसिक विकास उन चीजों के बारे में समझने की दक्षता से होता है जो भौतिक रूप से विद्यमान होती है, यानी मूर्त जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उन चीजों के बारे में जो मौजूद नहीं होती है, यानी कि अमूर्त चीजें जो हमें नहीं दिखाई देती हैं, है ना, जैसे हमारे विचार हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको अगर आप बोलोगे कि वो जो चीजें देख रहा है वो उसी के बारे में सोचेगा, है ना। अमूर्त चीजों का उसको ज्ञान नहीं होता है, वो नहीं सोचता अमूर्त चीजों के बारे में, वो नहीं थिंकिंग कर पाता, उसके विचार नहीं बन पाते। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो मूर्त के साथ साथ अमूर्त चीजों के बारे में भी सोचता है। अगर आप उस बच्चे के सामने टेबल नहीं रखते हो और आप उससे बोलते हो कि इसके बारे में बताओ, तो वो क्या करेगा, वो विचार करेगा उस चीज के बारे में, है ना, अमूर्त चीजों के बारे में सोचने लगेगा, थिंकिंग करने लगेगा, और वो उसके बारे में बताने लगेगा। तो वो मूर्त के धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता है तो मूर्त से अमूर्त की ओर वो जाने लगता है। मूर्त चीजें जो दिखाई देती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सिर्फ उनके बारे में सोचता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अमूर्त चीजें, ठीक है, कॉन्क्रीट चीजें जो होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो होती हैं, वो उनके बारे में सोचने लगता है, समझने लगता है, थिंकिंग करने लगता है, विचार करने लगता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विकास का सर्पिल रूप, यानी कि स्पाइरल डेवलपमेंट, है ना। स्पाइरल डेवलपमेंट, अच्छा, जो स्पाइरल डेवलपमेंट होता है वो रेखीय नहीं होता है, लंबवत भी नहीं होता है। ये क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है, वर्तुलाकार जिसे कहते हैं, या चक्राकार या सर्पिलाकार भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इस फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा होगा आपकी कॉपी या बुक्स होती हैं जो उसमें जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना, उसी तरीके से विकास भी होता है। अर्थात यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, उसके भार में भी वृद्धि होगी, है ना। यानी अर्थात विकास सब दिशाओं में होता है। ठीक है, और आपने ये भी होता है कि विकास शैशवावस्था में बहुत तेजी से होता है ना। बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाता है, और उसके बाद जो किशोरावस्था होती है फिर उसमें तेजी से विकास होने लगता है। तो विकास क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं निरपेक्ष से सापेक्षवाद। यानी पहले बच्चे दुनिया को परिवर्तनशील व निरपेक्ष समझना शुरू करते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, वो पहले ये सोचते हैं कि जो जो भी दुनिया है ना, वो नॉट चेंजिंग है, मतलब वो चेंज नहीं होती है, जैसा है बस वैसा ही है, और एब्सोल्यूट है।
ठीक है, जैसा है वैसे ही, ये कभी नहीं बदलेगा, यही उसी को वो सच समझते हैं। अपने आसपास का जो एरिया है, जितने भी एरिया में वो रहते हैं, उसी को अपनी दुनिया समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यही दुनिया है और जो है यही सब कुछ है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास होता है, जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, बाल्यावस्था की ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनको एहसास होता है, एक्सपीरियंस होता है कि सब कुछ विकासशील है, यानी कि सब कुछ चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, सापेक्ष है तथा व्यक्तिपरक है ना? रिलेटिव है और सब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि दुनिया कभी चेंज नहीं होगी और हमेशा एब्सोल्यूट ही रहेगी, ऐसी ही रहेगी। ऐसा नहीं होता है। जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको एहसास होता है और उनको एक्सपीरियंस के थ्रू ये पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दुनिया जो है वो बदलती रहती है, विकास होता रहता है, विकासशील दुनिया है, सापेक्ष है और व्यक्तिपरक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं एकीकरण की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, एकीकरण की। तो प्रत्येक बालक पहले अपने शरीर के पूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। बालक क्या करता है, पहले अपने शरीर के पूरे अंगों को, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है ना? उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो अपने संपूर्ण अंगों को हिलाता है ना? रोता है, चिल्लाता है, हाथों के मूवमेंट करता है, पैरों के मूवमेंट करता है, अपनी पूरी बॉडी को वो हिलाता है। ठीक है, और लेकिन धीरे-धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मुँह से बोलना शुरू करता है और खाना माँग लेता है। ऐसा नहीं होता है कि उसे भूख लगती है तो वो अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट करने लग जाता है, हाथ मारता है, पैर मारता है ना, रोने लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो बोलता है और खाना लेता है। वैसे ही अगर उसे रोना है, बच्चे को रोना आ रहा है, तो वो पूरी बॉडी को हिला के रोता है, लेकिन जब वैसे ही वो बड़ा होता है ना? धीरे-धीरे जब उसका विकास होता है, तब वो सिर्फ़ आँखों से रोना शुरू करता है। सिर्फ़ क्या करता है? आँखों से रोना शुरू करता है, यानी कि बालक पहले अपने पूर्ण अंगों का संचालन करना सीखता है तथा उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है और अंत में क्या होता है? अंगों के विभिन्न भागों में उसका समन्वय करना वो सीख जाता है, एकीकरण करना सीख जाता है, ठीक है? एकीकरण करना सीख जाता है। अब बालक के मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास परस्पर संबंधित होते हैं। यानी कि जब ये देखा जाता है कि जब मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है ना? मानसिक विकास पर अगर किसी भी कारणवश उसका मानसिक विकास रुक गया है, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है, उसके संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। वैसे ही अगर शारीरिक विकास में बाधा आ रही है या संवेगात्मक विकास में कोई बाधा आ रही है, तो उसका प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता ही पड़ता है। यानी कि आपके शरीर में अगर कहीं पेन है, कहीं भी कोई टूट-फूट हो गई है, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं। तो मानसिक विकास में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती ही है। संवेगात्मक रूप से बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार एकीकरण एवं पारस्परिक संबंध का सिद्धांत कहता है। चलिए अब बात करते हैं 7th पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अभी सिद्धांत क्या कहता है कि जो बालक का विकास है ना, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता, जबकि मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका वातावरण उसकी जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। ठीक है, जन्मजात योग्यताओं को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम में अर्जित विशेषताओं और वातावरण में अर्जित विशेषताओं के योग से ही बालक का विकास, यानी कि बालक के विकास की गति का निर्धारण किया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे बुद्धि है ना? बुद्धि। मान लो किसी बच्चे के माता-पिता बहुत बुद्धिमान हैं। यह उसे वंशानुक्रम से क्षमता मिलती है ना? यानी मान लो उसको हेरिडिटी में मिला हुआ है। लेकिन अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा, किताबें और सही माहौल मिलता है, तो उसकी बुद्धि और विकास होता है ना? उसका बुद्धि में विकास होता है और उसका विकास भी होता है। अगर वहीं बच्चा खराब वातावरण में है, अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो उसकी क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी, है ना? अगर सही वातावरण उसे मिल रहा है, अच्छी किताबें मिल रही हैं, है ना? अच्छी जो है शिक्षा मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट उसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है, तो उसकी बुद्धि में बहुत ज़्यादा विकास होगा और ज़्यादा विकास होगा, है ना? सही दिशा में उसकी बुद्धि जाएगी, यानी उसकी बुद्धि और विकसित
और ज्यादा विकसित होगी, जो उसे मिला है उससे और ज्यादा वो विकसित होगा। लेकिन वहीं अगर उसे खराब इन्वायरमेंट मिल गया, खराब वातावरण मिल गया, तो उसका क्या होगा, उसकी क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी, पूरी तरह से उसकी क्षमता विकसित नहीं हो पाएगी। यानी केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण नहीं, बल्कि दोनों की जो दोनों हैं उनके इंटरेक्शन से ही विकसित विकास होता है ना। दोनों मिलकर क्रिया करते हैं तब जाके क्या होता है, विकास होता है। फिर आता है सहसंबंध का सिद्धांत। ठीक है, आता है सहसंबंध का सिद्धांत। अब मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये स्पष्ट किया है या सिद्ध किया है कि बालक के अधिकांश गुणों में सहसंबंध पाया जाता है। बालक के सभी प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक आदि का एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होते हैं, या एक दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होते हैं। विकास का एक आयाम दूसरे आयाम को प्रभावित करता है। जैसे अगर किसी का मानसिक विकास रुक गया है, तब उसका शारीरिक और भाषाई विकास को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। ठीक है, बालक के किसी एक क्षेत्र के विकास में बाधा आने पर दूसरे क्षेत्र का विकास भी क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत में क्या है कि बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पहले सामान्य प्रकार की होती हैं, है ना। नवजात शिशु किसी कारण उत्तेजित होने पर पहले अपने संपूर्ण शरीर को हिलाता है, फिर बाद में कोई विशिष्ट कार्य करता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे खिलौना पकड़ना, है ना। शुरुआत में बच्चा क्या करता है, किसी चीज को देखकर पूरे हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई भी चीज होती है उसे देखकर वो क्या करता है, पूरी बॉडी का मूवमेंट करना शुरू कर देता है। ये उसकी सामान्य प्रतिक्रिया है। फिर वह हाथ आगे बढ़ाता है और अंत में उंगलियों से सही तरीके से खिलौने को पकड़ लेता है। यानी कि उसके सामने अगर खूब सारे खिलौने रखोगे ना, तो वो क्या करता है, इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। तो वो उसकी सामान्य क्रिया है, प्रतिक्रिया है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो उंगली से उसे पकड़ना शुरू करता है और अंत में वो उसे पकड़ लेता है। वो क्या है उसकी, वो उसकी विशिष्ट प्रतिक्रियाओं में आता है। यानी पहले प्रतिक्रिया सामान्य होती है और बाद में वही स्पष्ट या स्पेसिफिक हो जाती है। ठीक है, ये सिद्धांत यही दर्शाता है। या अगर मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे रोने की प्रतिक्रिया को ले लेते हैं, है ना। शुरुआत में बच्चा हर परेशानी में एक जैसा रोता है, चाहे उसे भूख लग रही हो, उसे दर्द हो रहा हो, उसे नींद आ रही हो, तो सबके लिए एक जैसा रोता है। यानी कि वो सामान्य प्रतिक्रिया है। और धीरे धीरे उसका रोना अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग होने लगता है। जैसे भूख लगने पर वो अलग तरीके से रोना शुरू करता है, जब उसे दर्द होता है तो वो अलग तरीके से रोना शुरू करता है। तो वो क्या हो जाती है, उसकी विशिष्ट प्रतिक्रिया होनी हो जाती है ना। यानी कि पहले प्रतिक्रिया एक जैसी जनरल होती है और धीरे धीरे वो विशिष्ट और अलग अलग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखना सीखना, है ना। छोटा मतलब जब लिखना सीखना होता है, राइटिंग डेवलपमेंट जब उसका होता है, तो शुरुआत में बच्चा कागज पर कुछ भी इधर उधर की लाइनें खींचना शुरू कर देता है ना, पेंसिल पकड़ना सीखता है और कुछ भी रेखांकित करना शुरू कर देता है, आड़ी टेढ़ी लाइंस बनाने लग जाता है ना। कोई आकार नहीं होता है उसका, कोई भी कुछ भी बना देता है। ये उसकी सामान्य प्रतिक्रिया है। फिर वह कुछ आकार या अक्षर ऐसे बनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे क लिखना, ख लिखना, ग लिखना शुरू करता है, अक्षर लिखना शुरू करता है, शब्दों को लिखना शुरू करता है। वो क्या होती है उसकी, वो उसकी होती है विशिष्ट प्रतिक्रिया। यानी पहले गतिविधि सामान्य और अनियंत्रित होती है, बाद में वही सटीक और विशिष्ट बन जाती है। ये सिद्धांत यही दर्शाता है कि बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है और उसके बाद वो विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को करना सीख जाता है। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। आप पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।